काफ़ी दिनों से मुझे अपनी पत्नी रागनी की बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल उसे देखने और उसके पास जाने के लिए बेचैन हो रहा था। इसी बेचैनी और प्यार के चलते मैंने सोचा कि अब मैं हिंदुस्तान वापस चलूं। 3 साल तो हो ही चुके थे और इस दौरान मैं कभी घर नहीं गया था। लेकिन आज आखिरकार मैं अपनी मातृभूमि की धरती पर कदम रख चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपने पूरे परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रहा था और इसलिए मैंने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी थी। मैं चाह रहा था कि अचानक घर पहुंचकर उनके चेहरे पर खुशी की झलक देख सकूं। रात के अब करीब 11 बजे जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बिना देरी के मैंने टैक्सी पकड़ ली और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि सीधा घर के अंदर चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने चुपके से उस जगह से झांकने की कोशिश की जहां से आम तौर पर अंदर का दृश्य देखा जा सकता था। मेरी नज़र सामने पड़े खाने के कमरे की तरफ गई। वहाँ पूरा परिवार एक साथ मेज के चारों ओर बैठा था। खाना परोसा जा चुका था और हंसी मजाक और बातचीत का माहौल चल रहा था। हर कोई बहुत खुश था और सामान्य लग रहा था। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं अचानक घर लौट आया हूँ। लेकिन मेरी नज़र वहीं नहीं रुकी। मेरी आंखें जूतों की रैक के पास पड़े कोने में जाकर ठटक गई। वह ज़मीन पर एक प्लेट रखी थी और मेरी पत्नी रागनी वहीं सिकुड़ कर बैठी रोटी खा रही थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हर महीने उसके लिए अलग से पैसे भेजने के बावजूद उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होगा। मैं सदमे की हालत में वहीं खड़ा था कि अचानक मेरी माँ अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से रागनी की तरफ बढ़ी। उन्होंने बिना सोचे समझे रागनी के बाल पकड़ लिए और मारना शुरू कर दिया। गुस्से में चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि रोटी बनाते समय ध्यान क्यों नहीं रखा, सारी रोटियां जला दी। उनका गुस्सा ऐसा था जैसे पूरा आसमान भर गया हो। माँ ने दरवाज़ा खोला और रागनी को बाहर धक्का दे दिया। वह फिर फर्श पर गिरने वाली थी कि मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। मेरा हाथ लगते ही रागनी कांप उठी थी, लेकिन जैसे ही उसने और सामने बैठे घर वालों ने मुझे देखा, सभी के चेहरे डर और हैरानी से सफ़ेद पड़ गए। मैंने कांपती हुई रागनी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी असली कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। मैं पिछले 3 साल से लंदन में नौकरी कर रहा था। मेरी और रागनी की शादी को मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ था कि मुझे लंदन से नौकरी का ऑफर मिल गया। यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उस सपने के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। रागनी मेरे पिताजी के दोस्त पुराने दोस्त की बेटी थी। मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वह चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जहाँ दहेज लाया जाए। लेकिन पिताजी ने रागनी से मेरी शादी तय कर दी और उसके घर वालों ने साफ कहा कि अगर मैं लंदन जाना चाहता हूँ तो पहले शादी करनी होगी। मेरे ससुर की पहचान की वजह से मुझे वीज़ा मिल गया और मजबूरी में माँ ने हाँ कर दी। लेकिन उनकी नफरत शादी के दिन भी दिख रही थी। मैं लंदन चला गया। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। मेरा दिन हर वक्त घर में अटका रहता। ड्यूटी खत्म होते ही मैं रागनी को कॉल करता, लेकिन वह बहुत कम बोलती। वह कहती सब ठीक है, बस सर में दर्द है। मैं पूछता माँ और बहन ठीक से रहती है ना, तो वह मेरे से नज़रें झुकाकर कह देती हाँ सब ठीक है। वह हमेशा फ़ोन जल्दी काट देती। कभी कभी मुझे गुस्सा आता कि मैं इतना दूर हूँ फिर भी उसे देखना चाहता हूँ और वह बात ही नहीं करना चाहती। वह कहती कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मुझे भी घर का काम करना होता है। मुझे लगता था कि शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती या मेरी गैर मौजूदगी से खुश है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पीछे डर और अकेलापन छुपा है। 6 महीने बीत गए। बॉस ने छुट्टी दी। मैंने माँ को फ़ोन किया और कहा कि इंडिया आना चाहता हूँ। माँ ने कहा पैसे भेज दो, दो बहन की शादी करनी है, टिकट महंगे हैं, छुट्टी कैंसिल कर लो। मैंने मन मारकर छुट्टी कैंसिल कर दी। काश उस वक्त मैं चला जाता। मैं ओवर टाइम करने लगा, मशीन बन गया था। एक शाम मन बहुत भारी था तो मैं पार्क की ओर चल पड़ा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। उम्र में पहले बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों में वीरानी और दर्द साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उससे बातचीत की। वह भी भारतीय था। उसने कहा कि उसने अपनी जवानी अपनों के लिए परदेश में बिता दी। 4 बहनों की शादी करने के लिए दिन रात काम किया। पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वह घर ना जा सका। 20 साल बीत गए। बेटी जवान होगी, लेकिन वह इंडिया नहीं गया, बस पैसे कमाने की मशीन बन गया। उसकी कहानी सुनते ही मुझे लग रहा था कि जैसे मैं खुद को सुन रहा हूँ। और तभी मैंने पूछा आपकी बीवी आज भी आपका इंतजार करती है? उस बूढ़े शख्स की आंखों से आंसू फट पड़े। पार्क में लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। सिसकियों के बीच उसने कहा मेरी पत्नी, उसने 20 साल तक इंतजार किया, एक शब्द भी शिकायत न की। लेकिन जब मैं बहनों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करके लौटा, वह मुझे दरवाजे पर नहीं मिली। 2 हफ्ते पहले शमशान में चली गई। मैंने उसका आखिरी दीदार भी नहीं किया। उसने कहा सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात तो यह है, जिन बहनों के लिए मैंने अपनी जवानी परदेश में बर्बाद की, उन्हीं बहनों और मेरी माँ ने मेरी पत्नी को नौकरानी बनाकर रखा। पैसा बेटा, पैसा इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। उन्होंने सोचा कि ये परदेश में बैठा नोट छाप रहा है, इससे क्या पता होगा कि घर में क्या हो रहा है।
उसकी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। जब मैं घर लौटा दिमाग सुन था, हर शब्द मेरे कान में गूंज रहा था। बार बार मुझे रागनी की उदासी और फ़ोन पर कम बोलना याद आया। कहीं उसके साथ भी वही कुछ तो हो नहीं रहा। मैं पूरी रात सो ना सका। मैंने तय कर लिया कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। बहन की शादी हो चुकी थी और अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने फैसला किया कि या तो नौकरी छोड़ दूंगा या लंबी छुट्टी लेकर इंडिया जाऊंगा और रागनी को अपने साथ ले आऊंगा, या वहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू करूंगा। अगली सुबह मैंने माँ को फ़ोन किया और साफ कहा, मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। बहन की शादी हो गई है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। फिर माँ की भावुक आवाज़ आई कि हाँ बेटा आ जाओ, तुम्हारा घर है, लेकिन सोच रही हूँ कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे। मैंने घर देखा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर तुम थोड़े पैसे और भेज दो तो अपना खुद का घर ले लेंगे। जब तुम आओगे तो कम से कम अपनी छत तो होगी। मैं जो वापसी का पक्का बन चुका था, माँ की बातों में फिर उलझ गया। अपना घर हर इंसान का सपना होता है। मैंने कहा माँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ बोली मैंने कुछ एफडी करवा रखी है, कुछ जेवर बेच दूंगी, बस तुम 1 साल और वहाँ टिकाओ। एक बार घर बन जाए फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ तो अपने घर में राज की तरह रहो। माँ के शब्दों में इतना अपनापन था कि उस बूढ़े शख्स की बातें मेरे दिलो दिमाग से धुंधली पड़ने लगी। मैंने सोचा माँ ठीक ही तो कह रही है, अपना घर होगा तो रागनी भी खुश रहेगी। मैंने एक बार फिर अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया और 1 साल बीत गया। मैं दिन रात काम करके पैसे भेजता रहा। आखिरकार माँ ने नए घरों का वीडियो भेजा। 2 मंजिला खूबसूरत मकान। मेरा दिल तसल्ली से भर गया कि मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब कागजात की बात हुई तो पता चला कि घर माँ ने अपने नाम पर करवा लिया। मैंने पूछा कि माँ घर तो मेरे पैसों से बना है, आपने अपने नाम पर क्यों करवाया? माँ हंसकर बोली, अरे पगले, मैं कौन सा साथ लेकर ऊपर चली जाऊंगी, तेरे ही नाम हो जाएगा। तुम इन छोटी छोटी बातों में मत उलझो। मैंने भी सोचा कि माँ के नाम पर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे क्या पता था कि यह दाव और मजबूत होता जा रहा है। घर पूरा हो चुका था। मेरे पास अब इतना पैसा जमा हो गया था कि इंडिया जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। पर परदेश का अकेलापन अब मुझे तोड़ चुका था। मैंने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे वापस जाना है। उसी शाम मैंने माँ को फ़ोन किया और कहा कि घर बन गया है, पैसे भी हैं, इसलिए मैं अगले हफ्ते की टिकट करवा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उधर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद माँ की आवाज़ आई, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। वह बोली, बेटा तुम इमोशनल होकर फैसले क्यों करते हो? अभी तो घर बना है, उसे भरना भी पड़ता है। मैंने कहा सामान तो मैंने भेजा है। माँ बोली, वह बात सामान की नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ जुड़वा बेटे हुए हैं। अगर खाली हाथ जाएंगे तो इज्जत कैसे बचेगी? मैंने वादा किया है कि बच्चे को सोने की चीज़ें दूंगी। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा माँ, सोना बहुत महंगा होता है, मैं इतना खर्चा कैसे करूँगा? माँ तुरंत बोली, तो क्या अपनी बहन की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? वह सारी जिंदगी ताने सुनेगी। उसका भाई लंदन में था और कुछ कर न सका, और अभी तो तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी भी नहीं लगी। सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। तुम यहाँ आ जाओगे तो सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए कुछ महीने और रह लो। तब तक तुम्हारे भाई की नौकरी भी लग जाएगी और बहन के खर्चों के से हम निपट जाएंगे। फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया। बहन की मोहब्बत, माँ की इज्जत का वास्ता ऐसा था कि मैं मना न कर सका। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि ठीक है माँ, बस ये आखिरी बार, 6 महीने बाद मैं हर हाल में वापस आऊँगा। इस दौरान जब भी मैं रागनी से बात होती, मुझे उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी दिखने लगती। उसकी रंगत जो कभी गुलाब की तरह खिली रहती थी, अब पीली पड़ने लगी थी। वीडियो कॉल पर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आने लगे। वह मुझसे नजरें नहीं मिलाती। मैं पूछता कि रागिनी, तुम्हारा रंग ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ठीक तो हो? तो वह मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती और कहती, कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से बुखार है, मौसम भी बदल रहा है। एक दिन वीडियो कॉल पर उसकी भयानक खांसी की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। वह दुपट्टे में मुंह छुपाकर खांस रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? वह जल्दी से बोली कि हाँ गई थी, दवा चल रही है, आप फिक्र मत कीजिए। और ये कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। मुझे लगने लगा था कि वह बेहद थकी हुई है और मुझसे बात करने की ताकत नहीं जुटा पा रही। बार बार पार्क वाले उस बूढ़े शख्स की अब बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। यकीनन कुछ ना कुछ मुझसे छुपाया जा रहा था। रागनी तो पहले घंटों घंटों बातें किया करती थी, छोटी छोटी शरारतें करती थी, लेकिन अब उसके पास जैसे मेरे लिए शब्द ही खत्म हो गए। वह बस मेरी बातें सुनती, हाँ कहकर फ़ोन काट देती। उसके व्यवहार में रूखेपन से ज़्यादा डर और बेबसी दिख रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सब ठीक नहीं है। इसी वजह से मैंने तय कर लिया कि अब चाहे हो जो हो जाए, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। मैंने किसी को बिना बताए इंडिया का टिकट करवा लिया। मेरा इरादा था सबको सरप्राइज़ देने का और अपनी आंखों से सच देखने का। जाने से एक दिन पहले मैंने हमेशा की तरह वीडियो कॉल किया। माँ बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बहनों के बच्चों के लिए कुछ और पैसे भेजे। फिर मैंने कहा कि माँ, रागनी से बात करवा दो। फ़ोन का एंगल बदला तो मेरा दिल धक से रह गया। रागनी के सिर पर पुराना सा दुपट्टा था और कमरे से नज़रें चुरा रही थी। मैंने पूछा, कैसी हो, घर में सब ठीक है? उसने मुश्किल से नज़र उठाई और बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है।
उसकी आवाज़ में कोई एहसास नहीं था, जैसे रटा रटाया जवाब हो। मैंने देखा वह बार बार कैमरे के साइड में देख रही थी, जैसे कोई उसे इशारा कर रहा हो। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। मैंने कहा, दवा वक्त पर ले रही हो ना? उसने बस सर हिला दिया। उसकी आंखों की वीरानी मुझे लंदन में बैठे बैठे बेचैन कर रही थी। आखिर मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा, टैक्सी ली और घर का पता बताया। वही नया घर जिसे देखने का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। रात के करीब 8:30 बजे टैक्सी घर के सामने रुकी। मैं बैग उठाकर नीचे उतरा। घर शानदार था, जिसकी दीवारों में मेरी मेहनत बसी थी। अंदर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। मैं एक घंटी बजाने ही वाला था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। यह माँ की आवाज़ थी, लेकिन उसमें ममता नहीं, कहर भर रहा था। वह चिल्ला रही थी, कमबख्त कहीं की, तेरे हाथ टूटे हैं क्या? सारी रोटियां जला दी। मेरे कानों में जैसे शीशा पिघल गया। उसके बाद रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। यह रागनी थी। वह कह रही थी, माँ जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है। लेकिन माँ का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने कहा, तेरा बाप यहाँ खर्चा भेज रहा है क्या? मैं काँप उठा। मैं समझ गया कि रागनी फ़ोन पर खामोश क्यों रहती थी। कांपते हाथों से मैंने गेट धकेला। वह खुला था। धीरे धीरे अंदर बढ़ गया। लिविंग रूम का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। भाई बहन हंसते हुए खा रहे थे और कोने में जूतों के पास टूटी प्लेट के सामने ज़मीन पर सिमटी बैठी थी मेरी रागनी। वह निवाला उठाने ही वाली थी कि माँ कुर्सी से उठी और बिजली की तरह उस पर झपट पड़ी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और रागनी को बाहर धक्का दे दिया। वह गिरने वाली थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और उसकी हिचकियाँ बंद गई। घर के सभी लोग मुझे देखकर पत्थर के हो गए थे। माँ का उठा हुआ हाथ हवा में ही रह गया। छोटी बहन के हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने रागनी को सीधा किया और उसकी बाह थाम ली। माँ की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा, माँ ये सब क्या चल रहा है? माँ हकलाई और बोली, बेटा तुम कब आए, बताए क्यों नहीं? मैं रागनी को साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरा भाई और बहन अपनी कुर्सियों से उठ चुके थे। टेबल पर सजा हुआ खाना अब मुझे जहर जैसा लग रहा था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं बताया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पीछे मेरी पत्नी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वह जूतों के पास बैठकर खाना खा रही है और आप कुर्सियों पर बैठकर जश्न मना रहे हैं। मेरी माँ ने तुरंत बात को घुमाते हुए उल्टा ही रागनी पर ही बरस पड़ी। वो बोली, तुम्हें क्या पता कि इसकी करतूतों का? इसे लगता है कि तुम पेड़ से पैसे तोड़कर लाते हो। इसने सारी रोटियां जला दी। मैं तो इसे तमीज़ सिखा रही थी, एक एक की कीमत क्या होती है। मैंने टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा किया और कहा कि एक रोटी जल गई तो क्या हुआ, यहाँ तो इतना कुछ सजा है। वह किसके पैसों का है? क्या इसमें मेरी पत्नी का कोई हक नहीं? मेरा भाई आगे बढ़ा और गले मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुझे उन सब के चेहरों पर मोहब्बत नहीं बल्कि डर दिख रहा था कि कहीं उनकी असलियत उजागर न हो जाए। रागनी मेरे बगल में खड़ी काँप रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे मुझे चुप रहने को कह रही थी। मैंने माँ से फिर पूछा, क्या मेरी बीवी की हैसियत आपकी नज़र में बस इतनी है कि वह जूतों के पास बैठकर खाए? माँ ने बेरुखी से कहा कि यही इसके लायक है, काम चोर है, दिन भर मुंह लटकाए घूमती रहती है। तुम अभी आए हो तो मैं नहीं पता, इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इसके लहजे से साफ था कि मामला सिर्फ जली रोटी का नहीं बल्कि सालों की नफरत का था। मैं गुस्से में डाइनिंग टेबल के पास गया और जोर से हाथ मारा। गिलास गिरकर टूट गया और पूरा कमरा सन्नाटे में भर गया। मैंने गरज कर कहा, मुझे हिसाब चाहिए माँ। मैं 4 साल से हर महीने घर के खर्च के अलावा अलग अलग पैसे सिर्फ रागनी के लिए भेजता गया। क्या आपने उसे कभी वह पैसे दिए? बताएं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। भाई ने नजरें झुका ली। मैंने दोबारा ऊंची आवाज में पूछा, क्या मेरी पत्नी को उसके हिस्से के पैसे मिले या नहीं? माँ ने भावनात्मक नाटक शुरू कर दिया और बोली, तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? मैंने तुम्हें पाला पोसा और आज तुम एक पराई लड़की के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा, बात इल्ज़ाम की नहीं, अमानत की है। मैंने पैसे इसलिए भेजे थे कि मेरी पत्नी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसने महीनों से नए कपड़े भी नहीं पहने। उसकी चप्पल टूटी हुई है और आप लोग ऐश कर रहे हैं। माँ ने जल्ला कर कहा, घर का खर्च, बिजली का बिल, रिश्तेदारों की आवभगत क्या मुफ्त में होती है? महंगाई देखी है? मैंने उसके हिस्से के पैसे भी घर की तरक्की में लगा दिए। इसे रोटी तो मिल रही है ना, और छत भी। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा, तो क्या आपके घर की मुफ्त की नौकरानी थी जिसका काम बस सेवा करना और बदले में गालियां खाना था? मैं परदेश में अपनी हड्डियां घिस रहा हूँ और आप लोग मेरी पत्नी पर जुल्म कर रहे थे। भाई बीच में बोला कि माँ से बदतमीजी कर रहा हूँ। तो मैंने उसे डांट दिया और कहा कि तुम सब बराबर के गुनहगार हो। सब देख रहे थे लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें डर था कि सच सामने आएगा तो तुम्हारी आयाशियाँ खत्म हो जाएगी। माँ चिल्लाई कि निकल जाओ मेरे घर से, अगर बीवी की जुबान बोलनी है तो दफ़ा हो जाओ। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैंने साफ कहा, मैं जा रहा हूँ, एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगा जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यह घर मेरे पैसों से बना है, लेकिन आज मेरे लिए पराया हो चुका है। मैं मुड़ा और रागनी का हाथ पकड़ लिया। वो रो रही थी, काँप रही थी। मैंने कहा, चलो रागनी, सामान उठाओ, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। उसने अविश्वास से मुझे देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके लिए
सब छोड़ रहा हूँ। पीछे से माँ ने बद्दुआएं भी दी, वास्ते भी दी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं उसे लेकर उस घर से निकल आया जो कभी सपना था मगर अब पिंजरा बन चुका था। हम पास के होटल में रुक रहे। कमरे में पहुंचकर भी रागिनी डर के मारे कांप रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने उसे पानी दिया और भरोसा दिलाया कि अब तुम सुरक्षित हो। 2 दिन बाद मैं एक छोटा सा किराए का घर ढूंढ लाया और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। मुझे लगा था कि आज़ादी मिलते ही वह खुश हो जाएगी, लेकिन वह अब भी खामोश हो गई। दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर ताकती रहती। एक शाम में उसके पीछे खड़ा हुआ और प्यार से कंधे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह चौंक गई और पीछे हट गई। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे भी डर रही है। मैंने उसका हाथ थामा तो उसने चीख कर हाथ खींच लिया। मैंने जब उसकी आस्तीन ऊपर की तो उसके बाजू पर जलने के गहरे निशान दिखे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल ताजे। मेरा दिल कांप उठा। वह बोली, रोटी बनाते वक्त जल गया होगा, मामूली है। मैं जानता था वह झूठ बोल रही है। मैंने उसे सख्ती से कहा, यह मामूली नहीं है, सच बताओ किसने किया। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। मैं उसके पास बैठ गया, सिर पर हाथ रखा। काफी देर बाद उसने आंखें आंखें खोली। उनमें ऐसा दर्द था जो पत्थर को भी पिघला दे। अब वह सच बताने वाली थी, जिसे उसने बरसों अपने सीने में दबा रखा था। रागिनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे फर्श पर उठाया और बिस्तर पर बिठाया, पानी का गिलास दिया और उसके हाथों को अपने हाथों से लेकर बैठ गया। मैंने नरमी से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे सच बताओ, ये सब किसने किया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी भीगी आंखें उठाई और कहा, ये सब आपकी माँ ने किया। ये जले हुए निशान किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि उनकी नफरत की निशानियां हैं। वह मेरी आपसे शादी नहीं चाहती थी, उनकी मर्जी कहीं और थी, लेकिन आपके लंदन जाते और हालात के दबाव में उन्हें खामोश होना पड़ा, और उसी की सजा वह मुझे रोज देती रही। वह कहती थी कि तुम मनहूस हो और जबरदस्ती मेरे बेटे के गले पड़ गई हो। मैं सुन रह गया और पूछा कि अगर इतना जुल्म हो रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हम रोज बात करते थे। मैं बार बार पूछता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तुमने एक बार भी इशारा क्यों नहीं किया। रागनी तलक मुस्कान के साथ बोली कि मैं कैसे बताती। क्या लगता है कि वीडियो कॉल पर मैं अपनी मर्जी से बात करी थी, जबकि जब भी आपका कॉल आता तो माँ सामने कुर्सी डालकर बैठ जाती और पहले ही धमकी दे देती कि अगर चेहरा भी जरा सा भी उदासी दिखाई या शिकायत करने की कोशिश की तो कॉल खत्म होते ही मेरी खाल उखेड़ देगी। वह इशारे में मुझे डराती थी और मुझे मजबूरन हंसकर कहना पड़ता कि सब ठीक है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक पुराने जख्म पर उंगली रखते हुए बोली, यह निशान उस दिन का है जब आपने पहली सैलरी से मेरे लिए सोने की बालियां भेजी थी। माँ ने वो बालियां छीन कर अपनी बेटी को दे दी और जब मैं रोने लगी तो उन्होंने चूल्हे से गर्म चिमटा उठाकर मेरे बाजू पर लगा दिया। वह कहती थी कि तेरी औकात नहीं है सोना पहनने की। मैं दर्द से चिल्लाती तो वह तेज आवाज़ में टीवी चला देती ताकि मेरी आवाज़ बाहर भी ना जाए। मैं पत्थर बनकर उसकी बातें सुन रहा था। मेरा कलेजा फट रहा था। उसने कहा कि मारपीट तो एक तरफ थी, लेकिन भूख सबसे बड़ी सजा थी। आप लाखों रुपए भेजते थे, लेकिन मुझे दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती थी। वह कहती कि तुम कामचोर हो और मुफ्त का राशन खाती हो। जिस दिन कोई चीज़ टूट जाती या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता तो उस दिन वह रोटी भी नहीं मिलती। मैं कई कई दिन भूखी रहती और नल का पानी पीकर गुजारा करती। वह मेरे सामने बैठकर पनीर, खीर, अच्छे अच्छे पकवान खाते और मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उनके बचे टुकड़ों को देखती रहती। उसकी आवाज़ हिचकियों में दब रही थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे। उसने कहा कि माँ अक्सर धमकी देती कि अगर ज़रा भी गलती की तो खाना बंद कर दूंगी। कई रातें मैं भूखे प्यासे कमरे में पड़ी रहती और बाहर से हंसने की आवाज़ें आती रहती। ये सुनकर मैं टूट गया और उसके पैरों के पास बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। मैं उसके जले हुए हाथों को अपने हाथों से लगाया और खुद को उसका गुनहगार मानते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं समझता रहा कि मैं खुशियाँ कमा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नर्क में झोंक दिया। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुम्हें डस लिया। रागनी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे याद आया कि मैं लंदन की भयानक ठंड में मेहनत करता रहा ताकि मेरा परिवार खुश रहे, लेकिन मेरी कमाई से बना घर मेरी पत्नी के लिए कैद खाना बन गया। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। अगले दिन मैंने अपने घर वालों से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। उस घर की तरफ पलट कर भी नहीं देखा जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं थी। मैंने भारत में ही एक छोटी नौकरी शुरू की और रागनी का इलाज करवाया। वक्त के साथ साथ उसके जख्म तो भर गए, लेकिन दिल के घावों को वक्त लगा। धीरे धीरे उसने फिर से जीना सीखा। हम एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे जहाँ सिर्फ शांति थी। मैं उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता। वह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती तो मैं बस उसका हाथ थामे बैठा रहता। मैंने उसे कहा कि अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। उसने पौधे लगाए, किताबें पढ़ी, थेरेपी ली और धीरे धीरे मुस्कुराना सीखा। 1 साल बाद हमारे जीवन में एक खुशखबरी आई। रागनी माँ बनने वाली थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा ये हमारी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था। मैंने अपने बेटे का नाम विहान रखा, जिसका मतलब होता है एक नई सुबह। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ हमने मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। मैं तकनीकी जिम्मेदारियां संभालता था और रागनी घर पर रहकर अपने हाथों से बने
हस्तशिल्प तैयार करती थी। यह काम न सिर्फ हमें आत्मनिर्भर बना रहा था, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हर कदम पर हम एक दूसरे के साथ थे। आज भी पूरे पार्क में मिले उस बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है कि परदेश दीपक की तरह होता है, मगर अब मैं उस सीख को एक अलग नज़र से समझाता हूँ। बाहर रहना गलत नहीं, गलत यह है कि इंसान अपनी असली जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ दिया जिन्होंने पैसों को रिश्तों से ऊपर रख दिया। कमाना तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन मेरी पत्नी का सम्मान और सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। समय ने मुझे सिखाया कि पैसा कभी खुशी की गारंटी नहीं होता। ज़्यादा कमाई भी लालच को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। असली सुख ईमानदार रिश्तों और आपसी सम्मान से होता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके जीवन साथी की कदर नहीं कर सकते, वे रिश्तेदार नहीं, सिर्फ पैसों से जुड़े लोग होते हैं। ऐसे जहरीले रिश्तों से दूरी बनाना ही समझदारी है। काश मैंने पहले ही रागनी पर भरोसा किया होता। उसकी खामोशी को मैंने उसकी रजामंदी समझा लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज जब मैं अपने बेटे विहान को उसकी माँ के पास निश्चित हो खेलते देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैं सच में अमीर हूँ। हमारे पास भले ही साधारण सा घर है, लेकिन वह प्यार और सम्मान की नींव पर खड़ा है। पुराने रिश्तों से नाता तोड़ना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला साबित हुआ, क्योंकि कुछ रिश्ते सहारा नहीं बल्कि कैद बन जाते हैं, और उन्हें तोड़ना ही सच्ची आज़ादी है। मेरी पत्नी की इज्जत और सुरक्षा किसी भी कमाई से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। जो रिश्ते सिर्फ पैसों की दम पर टिके हों, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।